नमस्कार दोस्तों, भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसपी के खोए हुए जनाधार की और 27 में बीएसपी की क्या भूमिका होगी, क्या रणनीति होगी, किस चाल पर बीएसपी लड़ती हुई नजर आएगी। आज उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। चलिए अब शुरुआत इससे कर लेते हैं कि बीएसपी में जिस तरीके से आकाश आनंद की मुख्य कोऑर्डिनेटर के तौर पर वापसी हुई है, आखिर उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। आकाश आनंद के लिए यह पद कोई नया नहीं है। इससे पहले भी वो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए गए, फिर बिठाए गए, फिर हटाए गए, फिर बिठाए गए, निष्कासित किए गए पार्टी से। उनके लिए पिछला अगर देखा जाए तो एक साल काफी संघर्षों भरा रहा है बीएसपी के लिए। बीएसपी का वोटर जो है, कोर वोटर जिसको दलित वोट बैंक कहा जाता है, वो भी काफी कंफ्यूज है कि आखिर मायावती क्या करना चाहती हैं, आकाश आनंद क्या करना चाहते हैं। क्योंकि अभी हम सभी ने देखा था कि आखिर आकाश आनंद के जो ससुर हैं वो किस तरीके से रिश्तों की खटास की वजह बने, किस तरीके से उनके ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियां चलाने का आरोप लगाया गया और उसके बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और उसी की जो आंच थी कहीं ना कहीं आकाश आनंद पर भी पड़ी। आकाश आनंद को भी पहले मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया और साथ ही साथ फिर अगले ही दिन उनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। महज कुछ ही दिन बीते थे कि आकाश आनंद ने अपनी बुआ मायावती से माफी मांग ली एक्सपोज करके, और एक्सपोज करते हुए बुआ ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनको माफ कर दिया। अब एक बार फिर से दिल्ली में एक हाई लेवल बीएसपी की बैठक हुई। बैठक में वरिष्ठ बीएसपी के नेता मौजूद रहे और इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि आकाश आनंद मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाए। हालांकि मायावती ने पहले कह दिया था कि उनके रहते हुए कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उत्तराधिकारी तो फिलहाल अभी घोषित नहीं किया गया है। लेकिन अब समझना होगा कि आकाश आनंद की वापसी आखिर क्यों कराई गई। क्या मायावती के पास और कोई इतना जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है कि 27 के चुनाव में उसको बागडोर सौंपी जाए? क्या कोई ऐसा चेहरा मायावती को नहीं मिल रहा है? क्योंकि एक बड़ी पार्टी है बीएसपी, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती, उनकी पार्टी। मायावती का आगे का जनाधार क्या होगा? क्योंकि जनाधार जिस तरीके से मायावती का छूटा हो, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संघर्षों भरा रहा है बीएसपी के लिए। हमने देखा था कि जब अखिलेश यादव के साथ 2019 में मायावती ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो किस तरीके से 10 सीटें, यानी कि अगर देखा जाए तो यूपी में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें, जिसमें समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, जिस समाजवादी पार्टी ने 19 के बाद 24 में आकर 37 सीटों पर जीत हासिल की। उसी ने जब मायावती के साथ चुनाव लड़ा था तो उसकी सीटें सिर्फ 5 थीं। अब आती है 2022 विधानसभा चुनाव की बारी। सभी सीटों पर मायावती ने प्रत्याशी उतारे थे और ऐसे में सिर्फ एक प्रत्याशी उमा शंकर सिंह रसड़ा वाले, वो भी मुझे लगता है कि अपनी ही बदौलत चुनाव जीत गए। बीएसपी का उसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी योगदान रहा होगा उनकी जीत में। उसके बाद आता है 2024 का लोकसभा चुनाव। सभी सीटों पर मायावती ने चुनाव लड़ाया प्रत्याशियों को। 80 की 80 सीटों पर मायावती ने चुनाव लड़ाया और रिजल्ट क्या रहा? 0 बटा सन्नाटा, यानी कि खाता तक नहीं खुला। क्योंकि कई सारी चीजें लोकसभा चुनाव के दौरान देखी गई थी। किस तरीके से आपने किसी मौजूद चेहरे को टिकट नहीं दिया मायावती ने। आपने किस तरीके से आकाश आनंद जब सीतापुर में बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया जाता है, उनको अपरिपक्व घोषित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो दलित वोट बैंक है उसने भी ये समझा कि ये तो भाई बीजेपी के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ कोई भी अगर एक्शन लिया जाता है, बोला जाता है, तो उसको पद से हटा दिया जाता है। और आकाश आनंद ने भी अपनी ठीक ठाक छवि बना ली है अभी तक देखा जाए तो। युवाओं के अंदर एक अच्छी पहुंच है उनकी, दलितों के अंदर एक अच्छी पहुंच है उनकी। और लग रहा था बीएसपी के जो वोटर जो छिटक गए थे, जो मायावती की तरफ से छिटक कर अखिलेश यादव की तरफ आ गए थे, उनको लग रहा था कि हाँ अब बीएसपी में वही जान आ सकती है। लेकिन इसी बीच आकाश आनंद हट जाते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से, उनको अपरिपक्व घोषित कर दिया जाता है।
कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो वोटर्स थे वो आक्रोश में चले गए कि आप खुद तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हो, धरातल पर आप उतर के वोट नहीं मांगती हो, जो वोट मांग रहा है उसको भी आप परिपक्व घोषित कर देती। अब कर लेते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव की बारी। अखिलेश यादव जिस तरीके से एक युवा नेता के तौर पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ, तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण, चौथी तरफ आकाश आनंद आ जाते हैं जो अभी अभी फिर से नेशनल मुख्य कोऑर्डिनेटर बन गए हैं। अब ये चारों युवा चेहरे एक साथ जब मंच पर जाएंगे तो आखिर क्या तस्वीर बनेगी। दोनों में कड़ी टक्कर है। चंद्रशेखर रावण, आकाश आनंद कि दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है युवाओं के तौर पर। एक तरफ मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर तो वहीं नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर रावण। 27 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तगड़ा घमासान होने वाला है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से या बर्खास्तगी उनकी नहीं की जाएगी। अगर बर्खास्तगी कर दी गई तो एक बड़ा बुरा मैसेज बीएसपी के वोटर्स में जाएगा। तो वहीं सभी पार्टियां चुनावी मैदान में अभी से ही नजर आ रही हैं। लगातार वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। डीएनए का जो मुद्दा है वो उछाला जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर लगातार डीएनए वॉर किया जा रहा है। ऐसे में आकाश आनंद की क्या भूमिका रहने वाली है? क्या वो दलित वोटर्स के अंदर अपनी पहचान बना पाएंगे? क्या वो मायावती का खोया हुआ जनाधार वापस ला पाएंगे? ये तो 27 के चुनाव में साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।